अब मध्य पूर्व जाना इन लोगों के लिए होगा मुश्किल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, मध्य पूर्व कौन नहीं जाना चाहता है। आमतौर पर काम करने के लिए भारतीय इसमें सबसे आगे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी पीछे नहीं रहते। साथ ही बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानियों को भी आप नहीं भूल सकते हैं। फिलिपीनी लोग जो हैं वो भारी मात्रा में मध्य पूर्व पहुँचते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मध्य पूर्व जाना अब उनके लिए उतना आसान नहीं होगा। भिखारियों को लेकर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मध्य पूर्व के देश पाकिस्तान से आ रहे भिखारियों को लेकर लगातार शिकायत कर रहे, जिसे देखते हुए अधिकारियों ने अब मध्य पूर्व जाने वाले पाकिस्तानियों की सतर्कता से जांच करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तानी अखबार डॉन को बताया है कि विदेश जाकर भीख मांगने के ट्रेंड पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन स्टाफ ने पिछले कुछ महीनों में कई यात्रियों को फ्लाइट से नीचे उतारा है। उन्होंने कहा कि भिखारी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, ओमान और तुर्की जाने के लिए पर्यटकों के वेश में आते हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने विदेशियों में पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। एक शीर्ष अधिकारी ने प्रवासी पाकिस्तानियों पर सीनेट की स्थायी समिति को बताया कि विदेशों में गिरफ्तार किए गए 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के थे। इस साल की शुरुआत में समिति की एक अन्य बैठक में गृह मंत्रालय ने दावा किया कि विदेश जाकर भीख मांगने के संदेह में 44,000 यात्रियों को फ्लाइट से उतारकर उन्हें मध्य पूर्वी देशों में जाने से रोका गया है। एफआईआर के सूत्रों ने बताया है कि भिखारियों के गिरोह मुख्य रूप से दक्षिण पंजाब जिलों से संचालित होते हैं और वे धार्मिक पर्यटकों के वेश में मुल्तान हवाई अड्डे से विदेश जाते हैं। एफआईए गुजरांवाला क्षेत्र के निदेशक कादिर कमर ने भी बताया है कि अब हवाई अड्डे के कर्मचारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की सख्ती से जांच कर रहे हैं और नकली या संदिग्ध डॉक्यूमेंट वाले यात्रियों को विदेश नहीं जाने दिया जा रहा है। ट्रैवल एजेंटों के अनुसार यूएई के अधिकारियों ने उन पाकिस्तानियों को भी वीज़ा देने से भी इनकार करना शुरू कर दिया है जिनके बैंक अकाउंट्स में यूएई में रहने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक तरफ जहां अपनी ओर से कार्रवाई का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर से उन्होंने मध्य पूर्व और खाड़ी देशों से अपने वीजा सिस्टम को कड़ा करने को भी कहा है। एफआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इन देशों को संभावित भिखारियों, अपराधियों और अवैध अप्रवासियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों पर दबाव डालने के बजाय अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग सिस्टम पर भी गौर करना चाहिए। अधिकारी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि अधिकांश पश्चिम वीज़ा आवेदन के साथ बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति और टैक्स डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्री के पास पर्याप्त संसाधन हैं जिससे वो अपने दम पर संबंधित देश में रह सकता है। उन्होंने कहा है कि हवाई अड्डों पर स्टाफ अब बार बार मध्य पूर्व की यात्रा करने वाले यात्रियों से उनके पेशे, बिजनेस और बैंक खातों के बारे में पूछते हैं ताकि उनकी यात्रा के उद्देश्य का पता लगाया जा सके। अगर किसी यात्री पर संदेह होता है तो उसे हवाई जहाज से उतार दिया जाता है। तो पाकिस्तानियों के लिए अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है मध्य पूर्व की यात्रा करना। कैसे हुई थी श्रीदेवी की मौत? क्या हुआ था उस रात दुबई के होटल के कमरा नंबर 2201 में? देखिए, 3 अगस्त को बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी की 13 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी रही है। ऐसे में हम आपके लिए उस रात का किस्सा लेकर सामने आए हैं जब एक्ट्रेस ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। दरअसल एक्ट्रेस की मौत दुबई में हुई थी जब वो एक शादी अटेंड करने वहां पहुंची थी। एक्ट्रेस की अचानक हुई इस मौत ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। हालांकि आज भी उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। जानिए उस रात एक्ट्रेस के साथ क्या हुआ था। बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्रीदेवी आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी फिल्मों और गानों के जरिए फैंस के दिलों में जिंदा है। एक्ट्रेस ने अपने काम के जरिए पर्दे पर खूब शोहरत हासिल की थी। इसीलिए जब अचानक उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तो इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया था और लोगों को सुनकर काफ़ी दुख हुआ था। देखिए, इस बात से तो सभी वाकिफ़ हैं कि श्रीदेवी ने अपनी सहेली मोना कपूर के पति बोनी कपूर से शादी की थी।
इस कपल की 2 बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर है। वहीं एक्ट्रेस की मौत की खबर तब आई थी जब वो अपने पति बोनी कपूर के साथ दुबई में एक शादी अटेंड करने के लिए पहुंची थी। उस दौरान एक्ट्रेस की होटल के कमरे में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी मौत की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई। खबरों की माने तो इन दिनों एक्ट्रेस अपनी आने वाली एक फिल्म में बिजी चल रही थी, जिसके लिए वो फिटनेस के लिए भी कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। ऐसे में डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के लिए मना किया था। कहा जाता है कि डाइट की वजह से ही उस रात दुबई के कमरा नंबर 2201 में एक्ट्रेस की मौत हुई थी। वो अपने होटल रूम में बाथरूम में मृत पाई गई थी, जिसके बाद उनके पति बोनी कपूर पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन जब मामले की जांच की गई तो बोनी ने बताया कि डॉक्टर्स ने श्री को स्ट्रिक्ट डाइट लेने से मना किया था, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और नमक खाना छोड़ दिया। इसकी वजह से डेथ वाली शाम भी उन्हें कई बार चक्कर आए थे। ऐसे में श्रीदेवी रेस्ट के लिए अपने कमरे में आई थी। फिर जब वो रूम में लौटी तो उन्होंने फ्रेश होने के बारे में सोचा। इसके लिए वो बाथरूम में गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। इसके बाद बोनी ने पहले अपने दोस्त फिर पुलिस को फ़ोन किया था। एक्ट्रेस की अचानक हुई मौत ने हर किसी का दिल दहला दिया था। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर श्रीदेवी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी जान चली गई। खबरों के अनुसार एक्ट्रेस की मौत पानी में डूबने से हुई थी। हालांकि इस मामले की काफ़ी दिनों तक जांच चली और फिर बोनी कपूर को इस केस से क्लीन चिट मिल गई थी। क्या दुबई को भारतीयों ने बनाया है? दुबई को किसने बनाया है? यहाँ रहने वाले प्रवासियों के बीच पर्दे के पीछे ये अंतहीन बहस का विषय है। इस विषय पर सार्वजनिक तौर से कोई बहस करने का जोखिम तो नहीं उठाता। उनके मन में डर बना रहता है कि कहीं उन्हें प्रशासन के क्रोध का सामना न करना पड़े। अगर ये सवाल आप वहाँ रह रहे और काम कर रहे भारतीयों और अन्य दक्षिण एशियाई के लोगों के सामने रखते हैं तो वो कहेंगे कि उन्होंने बनाया है। यही सवाल स्थानीय अरबपतियों के सामने रखेंगे तो उनका जवाब होगा कि उनके नेताओं की दूरदर्शिता के कारण रेगिस्तान में एक चमकता हुआ विश्व स्तरीय महानगर बना, जहां दुनिया भर के लोग कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। दूसरी तरफ यही सवाल अगर आप यहाँ रह रहे अरबपतियों से पूछेंगे, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं, तो उनका जवाब हो सकता है कि उनके बड़े निवेश और मेहनत से यहाँ विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सका है। ये इस बात को अधिक रेखांकित करेंगे कि उनके पैसे से ही यहाँ इमारतें, फ्लाईओवर्स, सड़कें, ब्रिज और मेट्रो का निर्माण हुआ है। ये आपको बताएंगे कि अगर ये अरबों का निवेश नहीं करते तो दुबई आज जैसा है वैसा तो बिल्कुल नहीं होता। दुबई एक आधुनिकतम शहर है जहां कारोबार करना बहुत आसान है। इस शहर में गगनचुंबी इमारतें हैं, जिनमें से एक है इमारत बुर्ज खलीफा। जाहिर है दुबई और अन्य छोटी रियासतें सम्मिलित रूप से संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है। इन रियासतों को उनके संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने आधुनिक केंद्रों के रूप में विकसित किया है। 33 साल शासन करने के बाद 2004 में उनका निधन हो गया था। दुनिया भर में उन्हें एक दूरदर्शी नेता के तौर पर देखा जाता है। उन्हें ब्रिटिश उपनिवेश के बाद विरासत में उन्हें काफ़ी पिछड़ा हुआ देश मिला था, लेकिन 1971 में आज़ादी के बाद कुछ ही दशकों में उन्होंने इस जगह को ऐसा बना दिया कि अन्य अरब देशों की आंखों में ये चुभने लगा। लेकिन अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश नहीं होता तो शायद शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान सब कुछ अपने आप नहीं कर पाते। बीते कुछ दशकों में दुबई में अरब के कई देशों में भारी निवेश आया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ निवेश ब्रिटेन, फ्रांस के बाद भारत में से भी खूब हुआ है। मिसाल के तौर पर दुबई के केवल प्रॉपर्टी मार्केट में पिछले 2 सालों में 90 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। इनमें से ज़्यादातर निवेश विदेशों में है, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। इस निवेश में भारतीयों का हिस्सा 12% है। कहा जाता है कि अरब के अमीरों, पश्चिमी देशों के नागरिकों और भारतीयों ने दुबई और संयुक्त अरब अमीरात को बनाया है। ये सच भी हो सकता है, क्योंकि जब वो यहाँ बड़े बड़े कारोबार स्थापित कर रहे थे तो सही मायनों में एक बड़ा जोखिम मोल ले रहे थे। आखिर इन्हें पता कैसे था कि जोखिम लेना फायदे का सौदा साबित होगा?
यहाँ निवेश करने वाले अपने मुनाफे को लेकर अस्वस्थ थे, लेकिन व्यावहारिक रूप से सिंगापुर और शंघाई के बराबर दुबई को वैश्विक बिजनेस हब बनाने को लेकर संदेह होना लाजमी था। इन सारी बहसों के बीच यह तर्क भारी पड़ता है कि दुबई को भारतीयों और दक्षिण एशियाई लोगों ने बनाया है। दुबई के असली हीरो तो वही हैं जिन्होंने अपने खून और पसीने से गगनचुंबी इमारतों को बनाया है। उन्होंने झुलसाने वाली धूप के बीच काम किया, फ्लाईओवर्स और मेट्रो बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत की। ये काम करने वाले सभी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मजदूर थे। ये अब भी यही हैं और चिलचिलाते हुए धूप में वैसे ही मेहनत करते हैं। यहाँ करीब 20 लाख भारतीय मजदूर हैं। इन्हें देखकर आप आसानी से जान सकते हैं कि दुबई बन रहा था तो वो क्या कर रहे थे। ये लोग बिना किसी शिकायत के कड़ी मेहनत करते रहे हैं। आज दुबई रेत की दुनिया से बाहर निकल चुका है। यहाँ अब आकाश को चुनौती देती इमारतें हैं। शीशे की ऐसी इमारतें हैं जो सूरज और चांद की रोशनी से भी ज्यादा चमकती है। शायद ये वंचित भारतीय मजदूरों की कड़ी मेहनत का सबूत है। ये अपने परिवार और वतन से दूर किसी और मुल्क के निर्माण में लगे हैं। इस बात को लेकर हर कोई सहमत है कि दुबई को किसी एक ने नहीं बल्कि सभी ने मिलकर बनाया है।